नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज़ में, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में। जहाँ पिछली कक्षाओं में हमने अकबर के बारे में बात कर ली है, आज की क्लास में हम जहांगीर के बारे में बात करेंगे। वही जहांगीर जिसे बचपन में सलीम के नाम से जाना जाता था, वही जहांगीर जिसे अकबर शेखू बाबा कह कर के बुलाता था। जहांगीर का पूरा नाम मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम था। जहांगीर का शासनकाल पूरे के पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में चित्रकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। तो हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होगा, मान करके चलिए वही 30-35 मिनट के आसपास का लेक्चर होगा। और ये भी मैं मान के चलूंगा कि जो अकबर वाले टॉपिक का मैंने क्विज आपको दिया था, लगभग 88 प्रश्न हमने दिए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो सारे क्विज आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, जो भी एप्लीकेशन पर हमारे विद्यार्थी हैं। तो वो क्विज बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, वो क्विज आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू और बहुत इसेंशियल भी है प्यारे दोस्तों। तो बहुत अच्छे से उनको अटेम्प्ट करना, बेहतरीन तरीके से काम करना, ठीक है। तो अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम ये जान लें कि आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है, या जहांगीर के बारे में हम कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। वही बातें कि जन्म कहाँ हुआ, पिता माता, इन सब के बारे में हम जानेंगे। फिर हम प्रमुख अभियानों के बारे में बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट कैंपेन कौन कौन से थे। प्रमुख विद्रोहों की बात करेंगे, विद्रोह कौन कौन से हुए। खुसरो ने विद्रोह किया, खुर्रम ने विद्रोह किया। खुर्रम वही है जो आगे जाकर के शाहजहां बनता है। जहांगीर ने ही खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी जब उसने अहमदनगर का अभियान जीत लिया था। खुसरो और खुर्रम दोनों बेटे हैं शाहजहां के। खुसरो की आंखें फुड़वा देता है जहांगीर, उसने इतना विद्रोह किया था, ठीक है। फिर हम नूरजहां के काल के बारे में पढ़ेंगे। नूरजहां और उसका परिवार ईरान से भारत आया था, पर्शिया से इंडिया आया था। नूरजहां की एक शादी ऑलरेडी हो चुकी थी अली कुली के साथ, लेकिन डेथ हो जाती है उसके हस्बैंड की। फिर उसकी मुलाकात जहांगीर से होती है और जहांगीर की शादी फिर नूरजहां से होती है। नूरजहां का प्रभाव शासन में बहुत ज़्यादा था। नूरजहां के पिता एतमाद उद्दौला, उसकी माता, उसका भाई आसफ खान, इन सभी लोगों ने प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप किया। तो एक पूरा का पूरा समयकाल है जहांगीर का जब नूरजहां का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। नूरजहां और उसके आसपास के लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसे कहा जाता है नूरजहां समूह का शासन या नूरजहां जुंटा का शासन, रूल बाय दी नूरजहां जुंटा। तो हम नूरजहां समूह के बारे में पढ़ेंगे साथियों। इसी समय ना जो नूरजहां है उसने दो बड़े वास्तुकला की दृष्टि से निर्माण किए हैं। लाहौर में जहांगीर का मकबरा बनवाया है जो बहुत खूबसूरत है, और आगरा में अपने पिता एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया है। एतमाद उद्दौला का मकबरा इसलिए जरूरी है कि वो भारत का पहला मकबरा था जो सफेद संगमरमर से बना था, पूरी तरीके से उसमें सफेद संगमरमर यूज किया था। दूसरा, एक शैली होती है जिसमें संगमरमर में या संगमरमर की दीवारों में हम अलग अलग धातुओं को जड़ते हैं। उस जड़ने वाली शैली को हम पितरा दुआ की शैली बोलते हैं। तो पितरा दुआ की शैली का भी पहला प्रयोग एतमाद और दौला के मकबरे में हुआ था। तो यहाँ से दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं कि पितरा दुआ शैली का पहला उपयोग कहाँ हुआ। एतमाद दौला के मकबरे में, जो नूरजहां का पिता था, और नूरजहां ने ही आगरा में यमुना के किनारे मकबरा बनवाया था। दूसरा सवाल यही निकल के आता है कि पूरी तरीके से सफेद संगमरमर से बनने वाली पहली मुगल कालीन इमारत कौन सी थी। तो वो भी एतमाद उद्दौला का मकबरा था, टॉम्ब ऑफ एतमाद उद्दौला। तो वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। माता भी हैं जो असमत बेग, उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी जिन्हें रोगन ए जहांगीर कहा गया। तो वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। और आखिर में साथियों हम अन्य तथ्यों की बात करेंगे, जहां मुख्य रूप से हम जहांगीर की धार्मिक नीति अर्थात रिलीजियस पॉलिसी ऑफ जहांगीर, और साथ में जहांगीर के समय चित्रकारी का कैसे विकास हुआ। उस्ताद मंसूर का नाम बड़ा प्रसिद्ध है।
जो बहुत ही अच्छे किस्म की पक्षी की चित्रकारी किया करते थे। तो हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये वो समय है जब अंग्रेज भी भारत में एक्टिव होने लगेंगे। देखिए, जब अकबर का शासन भारत में चल रहा था और एलिजाबेथ का शासन इंग्लैंड में चल रहा था, तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो चुका है और अब जहांगीर के शासन काल में वो भारत आना शुरू हो जाएंगे। पहले भी अंग्रेज भारत आ चुके हैं। रॉल्फ फिंच आया था, मिल्डन हाफ आया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि भारत आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी क्रम में हम हेक्टर मुनरो के बारे में पढ़ेंगे, हम टॉमस रो के बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जो जहांगीर के दरबार में उपस्थिति लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि जहांगीर से व्यापारिक रियायतें ली जा सकें, जो ट्रेडिंग परमिशंस हैं वो जहांगीर से ली जा सकें। तो ये सारी बातें हमें जहांगीर के बारे में पढ़नी है, अर्थात मिर्जा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम के बारे में इन सभी बातों का अध्ययन करना है। बहुत ध्यान से, इत्मीनान से चीज़ों को पढ़िएगा। फैक्चुअल डेटा आज ज़्यादा है, कंसेप्चुअल डेटा बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात करें तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था और जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती, जो कि एक प्रसिद्ध सूफी संत थे, उनका घर था फतेहपुर सीकरी में, वहीं पर जन्म हुआ था। पिता का नाम अकबर था, बचपन का नाम सलीम था। अकबर शेखू बाबा कह के बुलाता था। माता का नाम हरखा बाई था, जिन्हें मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। शुरुआत में अब्दुल रहीम खाने खाना को टीचर अपॉइंट किया गया और बाद में अब्दुल नबी को टीचर अपॉइंट किया गया था। राज्य अभिषेक 3 नवंबर 1605 को हुआ। तब उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। इसी समय उसने 12 घोषणाएं की, जिन्हें दस्तूर उल अमल या आईने जहांगीरी कहा जाता है। आगरा में 30 गज लंबी न्याय की जंजीर भी उसने लगाई थी, जिसे जंजीर ए अदली कहा जाता है। अब ध्यान से इन बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो एक सबसे बेसिक क्वेश्चन यहां से जो पूछा जाएगा वो यही होगा कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था। तो क्या जवाब देंगे कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, पहली बात। दूसरा, जहांगीर की माता का नाम क्या था। पिता का नाम तो सबको पता रहता है कि अकबर है और अकबर सलीम को शेखू बाबा कह करके बुलाता था, इसमें कोई डाउट नहीं है। माता का नाम पूछा जाता है तो माता का नाम हरखा बाई था, जिन्हें मरियम उज जमानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला, जहांगीर का नाम सलीम किसके नाम पर रखा गया था। तो जहांगीर का जो नाम सलीम है वो मशहूर सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। माना यह जाता है कि अकबर और हरखा बाई दोनों आशीर्वाद लेने के लिए गए थे कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाए, संतान की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसा माना जाता था कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर और हरखा बाई को जहांगीर की प्राप्ति हुई है। यही कारण है कि जहांगीर का नाम सलीम रख दिया गया और जहांगीर का जन्म भी वहीं हुआ था, फतेहपुर सीकरी में जन्म हुआ था साथियों। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर अगला सवाल जहां से डेट वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर का राज्य अभिषेक कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो जहांगीर का राज्य अभिषेक नवंबर 1605 में हुआ था। नवंबर 1605 में जहांगीर का राज्य अभिषेक होता है आगरा में। अब जब जहांगीर राजा बना तो राजा बनते साथ ही इसने दो बड़े काम किए। एक काम इसने किया कि 12 घोषणाएं की। जब भी कोई व्यक्ति राजा बनता है ना, कोई व्यक्ति सीएम भी बनता है, पीएम बनता है, तो आपने देखा होगा कि घोषणाएं की जाती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो जहांगीर ने भी राजा बनने के साथ ही या बादशाह बनने के साथ ही 12 घोषणाएं की थी प्यारे दोस्तों। और इन 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी या दस्तूर उल दस्तूर उल अमल कहा गया। और इन 12 घोषणाओं में एक घोषणा यह भी थी कि हम रविवार और गुरुवार के दिन पशु की बलि नहीं दिया करेंगे। संभवतः रविवार को शायद अकबर का जन्मदिन था और गुरुवार को इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो गुरुवार और रविवार के दिन इसने पशु बलि पर निषेध लगा दिया था कि हम पशु बलि नहीं करेंगे, एनिमल सैक्रिफाइस को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक बड़ा काम इसने किया था कि आगरा में यमुना नदी के किनारे और अपने महल के पास इसने एक जंजीर लगवाई थी
और उस जंजीर में ना बहुत सारी घंटियां थी। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता था तो अगर वो व्यक्ति उन घंटियों को बजा देता था तो उसके न्याय का पूरा प्रबंध जहांगीर किया करता था। तो ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने न्याय की जंजीर लगाई थी। तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगाई थी। हमने इल्तुतमिश के समय न्याय की घंटी पढ़ी थी, याद है आप लोगों को? हमने इल्तुतमिश के समय न्याय की घंटी पढ़ी थी कि लाल कपड़े पहन करके दरबार में पहुंच जाओ तो न्याय मिल जाता था। तो ये सीधा सवाल बनता है साथियों कि न्याय की जंजीर किसने लगाई? जहांगीर ने। कहां पर लगाई? आगरा में लगाई। ठीक है, ये तो हो गई बेसिक। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि शादियां कितनी हुई जहांगीर की। बहुत सारी शादियां हुई, बहुत सारी शादियां हुई जहांगीर की। ठीक है, तो जहांगीर का जो पहला विवाह हुआ था वो 1585 में हुआ था, 1585 में हुआ था। इस समय जहांगीर लगभग 16 साल की आयु का हो गया था और ये डिस्कशन भी हुआ था। याद कीजिए कि लड़के की उम्र 16 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 14 साल होनी चाहिए। याद है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जब अकबर और सलीम का डिस्कशन होता है। तो 16 साल की आयु में जहांगीर की पहली शादी होती है या पहला निकाह होता है और पहली शादी आमेर के कछवाहा वंश के भगवंत दास की बेटी और राजा मानसिंह की बहन हर मान बाई से पहली शादी हुई थी और मान बाई को शान ए बेगम कहा जाता। याद रखिएगा, यहां से सवाल बनता है कि जहांगीर का पहला निकाह किसके साथ हुआ? मान बाई के साथ। मान बाई कौन थी? तो राजा मानसिंह की बहन और भगवंत दास की बेटी। वही भगवंत दास और राजा मानसिंह जो आमेर के कछवाहा वंश से जुड़े हुए। आगे जाकर के जो मानबाई हैं इन्हें शान ए बेगम की उपाधि दी गई। ये सवाल पूछा गया है कि शान ए बेगम की उपाधि किसे दी गई? तो मानबाई को दी गई। और मानबाई और जहांगीर के बेटे का नाम था खुसरो। मानबाई और जहांगीर के बेटे का नाम था खुसरो। वही खुसरो जिसने बहुत विद्रोह किए अपने पिता के खिलाफ। अंततः जहांगीर ने खुसरो की आंखें फुड़वा दी। ठीक है साथियों, तो ये आप याद रखना है। और एक और कहानी है कि मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। क्या था? जहांगीर बहुत बिगड़ा हुआ था। हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जहांगीर को नशे करने की बहुत ज्यादा आदत थी, बेतहाशा बिगड़े। मानबाई, जिन्हें शान ए बेगम कहा जाता है, वो इतना दुखी हो गई थी जहांगीर से कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। तो ये सवाल भी पूछा जाता है जहांगीर की किस पत्नी ने आत्महत्या की थी? तो उसमें मानबाई या शान ए बेगम का नाम आता है। और ये जरूर याद रखना कि मानबाई और जहांगीर के बेटे का नाम खुसरो था। खुसरो, खुर्रम, ये सारे महत्वपूर्ण बेटे होंगे जहांगीर के। एक और महत्वपूर्ण शादी होती है, महत्वपूर्ण निकाह होता है, वो है जोधाबाई। जोधाबाई का नाम जगत गोसाई था और 1586 में जोधाबाई या जगत गोसाई से शादी होती है। जोधाबाई को मलिक जहां, ताज बीबी, बिल्किस मक्कानी और बलमती बेगम के नाम से जाना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि मारवाड़ के राजा थे उदय सिंह। तो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की बेटी थी जोधाबाई। तो अब यहां से प्रश्न क्या बना? एक प्रश्न तो यह पूछा गया कि बिल्किस मक्कानी की उपाधि किसे दी गई? तो बिल्किस मक्कानी जोधाबाई को कहा गया है, जिन्हें जगत गोसाई के नाम से भी जाना जाता है। और बिल्किस मक्कानी की उपाधि मरने के बाद जोधाबाई या जगत गोसाई को दी गई। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया कि जोधाबाई जिनका निगाह जहांगीर के साथ हुआ था वो किसकी बेटी थी? तो मारवाड़ या जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी का नाम था जोधा। और जोधाबाई से जो पुत्र हुआ वो था खुर्रम। खुर्रम अर्थात शाहजहां। खुर्रम को ही जहांगीर ने, जब खुर्रम को अहमदनगर भेजा गया, याद है अहमदनगर हम पढ़ चुके हैं, तो खुर्रम को अहमदनगर भेजा गया। वहां मलिक अंबर नाम का एक अफ्रीकी व्यक्ति शासन कर रहा था। वो इथियोपिया से आया हुआ एक अफ्रीकी था, तो वो वहां शासन कर रहा था। बेहद योग्य था मलिक अंबर। तो मलिक अंबर जो है साथियों, उसके खिलाफ इसने सफल अभियान किया था। तब जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी।
तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि शाहजहां का मूल नाम क्या था। तो शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था और जहांगीर ने ही इसे शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है। मकबरा बोहरा बाग अर्थात आगरा में बनाया गया है जोधाबाई का। अब हम चर्चा करते हैं सबसे महत्वपूर्ण निकाह, जो था नूर जहां अर्थात मेहरुन्निसा के साथ। नूर जहां जिसका मूल नाम मेहरुन्निसा था और ये अपने परिवार के साथ ईरान से भारत आई थी। तो 1611 में शादी होती है नूर जहां और जहांगीर की और शादी के बाद नूर जहां की उपाधि दी गई। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे नूर जहां को। इस तरह ये तीन प्रमुख शादियां होती हैं, मानबाई, जोधाबाई और मेहरुन्निसा। शादियां बहुत सारी हुई थी जहांगीर की, ये तीन प्रमुख हैं। पहला मानबाई शान ए बेगम, जोधाबाई जगत गोसाई, मेहरुन्निसा नूर जहां। जहांगीर के चार प्रमुख पुत्र रहे, पांच। एक खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहांदार। इसमें से तीन लोगों का नाम जरूरी है। खुसरो जिसने विद्रोह किया, खुर्रम जिसको शाहजहां की उपाधि दी गई और आगे जाकर के अगला बादशाह बना, और शहरयार। शहरयार का नाम इसलिए जरूरी है कि मेहरुन्निसा ने अपनी बेटी की शादी, मेहरुन्निसा ने अपनी बेटी, मेहरुन्निसा की बेटी का नाम था लाडली बेगम, तो लाडली बेगम की शादी शहरयार के साथ की थी। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो आप, शहरयार भी जहांगीर का बेटा और मेहरुन्निसा जहांगीर की पत्नी, तो क्या भाई बहन की शादी कर दी, सगे भाई बहन की शादी कर दी? बिल्कुल नहीं। देखो, जो मेहरुन्निसा है उसकी दो शादियां हुई थी। उसकी पहली शादी अली कुली के साथ हुई थी, जिसे जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। तो उसकी पहली शादी से, मेहरुन्निसा की पहली शादी से उसे एक बेटी हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो इसी बेटी की शादी उसने शहरयार से की थी, इसी बेटी की शादी उसने शहरयार के साथ की थी। तो कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखना। तो प्रमुख बेटों में खुसरो का नाम है, खुर्रम का नाम है और शहरयार का नाम है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि लाडली बेगम का निकाह किसके साथ हुआ था, तो जहांगीर के बेटे शहरयार के साथ निकाह हुआ था। अभी मैं सारे सवाल करूंगा, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा साथियों। ठीक है। जहांगीर ने एक आत्मकथा भी लिखना शुरू किया और आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी, लेकिन जहांगीर उसको पूरा नहीं कर पाया। तो पूरा किया था मौतबिंद खान। जहांगीर ने तुजुक ए जहांगीरी लिखना शुरू किया, पर वो अपनी आत्मकथा को पूरा नहीं कर पाया। पूरा किया मौतबिंद खान ने, मौतबिंद खान ने इसे पूरा किया था। फिर जहांगीर की जो मृत्यु है वो 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर में इसकी मौत होती है और नूर जहां ने इसका मकबरा लाहौर में रावी नदी के किनारे शाहदरा बाग नाम की जगह पर बनाया। ये उसका मकबरा है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसका मकबरा बाहर है। तो आप कहेंगे सर कि बाबर का मकबरा, सॉरी, आप कहेंगे कि सर जहांगीर जो है, जहांगीर इसका मकबरा बाहर है। फिर आप कहेंगे बाबर का मकबरा भी बाहर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसे काबुल में दफनाया गया। वो भी बिल्कुल सही है। तो लाहौर में शाहदरा बाग रावी नदी के किनारे नूर जहां ने ये मकबरा बनवाया था और ये है जहांगीर का मकबरा। तो ये बिल्कुल सामान्य जानकारी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। तो चलिए एक बार हम जल्दी से चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। जल्दी जल्दी मेरे साथ सारी चीज़ों को बता दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो सबसे पहला सवाल आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है। सबसे पहला सवाल है कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में। जहांगीर को सलीम नाम क्यों दिया गया? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर। जहांगीर के पिता का नाम अकबर, माता का नाम हरखाबाई। जहांगीर के पहले गुरु अब्दुर रहीम खाने खाना, पहले गुरु का नाम था अब्दुर रहीम खाने खाना। जहांगीर का राज्य अभिषेक कब हुआ? नवंबर 1600
5 में। जब राज्य अभिषेक हुआ तो उसने क्या किया? 12 घोषणाएं की, जिन्हें आईने जहांगीरी कहा जाता है, और आगरा में न्याय की जंजीर लगाई थी। जहांगीर के प्रमुख विवाह कौन से थे? तो जहांगीर का पहला विवाह 16 वर्ष की आयु में मानबाई के साथ हुआ, जिन्हें शान ए बेगम के नाम से जाना जाता है। मानबाई आमेर के कछवाहा वंश से संबंधित भगवंत दास की बेटी और मान सिंह की बहन का नाम था। मानबाई से एक बेटा होता है, बेटे का नाम था खुसरो। और मानबाई जहांगीर से इतनी ज्यादा दुखी थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद 1586 में एक शादी होती है जोधाबाई के साथ। जोधाबाई का नाम जगत गोसाई था, जिन्हें मलिक ए जहां की उपाधि, बिल्किस मक्कानी की उपाधि, इस तरह के टाइटल दिए गए थे। ये मारवाड़ या जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी थी जोधाबाई। ठीक है, इनसे इन्हें एक बेटा होता है, बेटे का नाम था खुर्रम। वही खुर्रम जिसे जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी, और आगे जाकर के यही मुगल साम्राज्य का अगला राजा बनता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े। सबसे महत्वपूर्ण निकाह जो हुआ था वो नूर जहां के साथ हुआ था। नूर जहां ईरान से आई हुई थी, और नूर जहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। आगे जाकर के हम डिटेल में पढ़ेंगे। जहांगीर के प्रमुख पुत्रों में खुसरो का नाम है, खुर्रम का नाम है, जहांदार का नाम है, और शहरयार का नाम है। शहरयार इसलिए महत्वपूर्ण है कि मेहरुन्निसा ने अपनी सबसे पहली बेटी जो हुई थी मेहरुन्निसा को, उसका नाम था लाडली बेगम। तो मेहरुन्निसा ने अपनी बेटी लाडली बेगम की जो शादी है वो शहरयार के साथ की थी। अगला, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो सर, जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी है। हालांकि वो उसे पूरा नहीं कर पाया, उसे मौतबिंद खान ने पूरा किया था। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, और जहांगीर के मकबरे को नूरजहां के द्वारा बनवाया। ठीक है, नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो इतने सवाल बनेंगे, इन सवालों को ध्यान से याद रखिएगा। इतने क्वेश्चन बनते हैं साथियों। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं, और अब हम प्रमुख अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, मेजर कैंपेन के बारे में पढ़ेंगे कि अकबर इतना बड़ा साम्राज्य छोड़ करके गया, लेकिन धीरे धीरे विद्रोह होने लगे और कुछ भाग स्वतंत्र हो गए। तो उनको जीतने के लिए जहांगीर ने बहुत सारे अभियान किए। प्रमुख अभियान क्या थे, उनकी चर्चा हम करते हैं। तो एक अभियान सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सबसे इंपॉर्टेंट, वो हुआ 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को अंततः मेवाड़ और मुगलों के बीच में पहली संधि हो जाती है। अकबर पूरी जिंदगी लगा रहा पर संधि नहीं कर पाया, लेकिन जहांगीर के प्रयासों से मेवाड़ और मुगलों के बीच में पहली संधि होती, फर्स्ट ट्रीटी बिटवीन मेवाड़ एंड मुगल। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मेवाड़ और मुगलों के बीच में पहली संधि कब करी? मेवाड़ और मुगलों के बीच में फर्स्ट ट्रीटी को कब साइन किया गया? तो वो 5 फरवरी 1615, 5 फरवरी 1615 को। ठीक है प्यारे दोस्तों, फिर किसने साइन किया था? तो एक तरफ जहांगीर और खुर्रम थे, और दूसरी तरफ मेवाड़ के राजा अमर सिंह और उनके बेटे कर्ण सिंह थे। तो ये प्रश्न किया जाता है कि मेवाड़ के उस राजा का नाम बताइए जिसने जहांगीर के साथ संधि की थी। तो मेवाड़ के राजा का नाम है अमर सिंह, बेटे का नाम है कर्ण सिंह, और जहांगीर और उसका बेटा खुर्रम, इनके साथ संधि हुई थी। ये पहली मुगल मेवाड़ संधि है, फर्स्ट मुगल मेवाड़ ट्रीटी है। कब हुई? 1615 में, 1615। ठीक, एक और प्रमुख अभियान 1610 में। 1610 में अहमदनगर के मलिक अंबर के खिलाफ अभियान चलाया गया, और इसी में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। हालांकि कहा जाता है कि पहला अभियान तो सफल हुआ, लेकिन मलिक अंबर जीवन भर मुगलों को तंग करता रहा। अब मलिक अंबर की कहानी भी बड़ी अनोखी है प्यारे दोस्तों। मलिक अंबर की जो कहानी है वो बहुत अनोखी कहानी है। ऐसा माना जाता है, जो मलिक अंबर भारत का नहीं था, इंडिया का नहीं था। थोड़ी सी कहानी को समझना, कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करना प्यारे दोस्तों। तो जो मलिक अंबर है ये इथियोपिया से आया था। जो मलिक अंबर है साथियों, तो अफ्रीका में एक जगह है इथियोपिया। अभी आपको मैप में दिखाते हैं, क्लियरली दिखेगा। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये जो जगह जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ,
इस जगह का नाम है इथियोपिया। ये अफ्रीका में है। ये जो जगह आप देख रहे हैं जिसको मैंने रेड कलर से मार्क किया, रेड कलर नहीं दिख रहा है, व्हाइट से मार्क कर देते हैं। ये जो व्हाइट कलर से हमने जगह को मार्क किया है अफ्रीका में, इस जगह का नाम है इथियोपिया। यहां से एक गुलाम के रूप में, यहां से एक गुलाम के रूप में यह भारत आया था। इसके बचपन का नाम चापू था। ठीक है, तो इथियोपिया के लोगों को अबिसिनियाई कहा जाता था। तो मलिक अंबर, जिसका मूल नाम चापू था, ये गुलाम के रूप में भारत आया था। भारत में आकर के इसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, तब इसे मलिक अंबर की उपाधि दी गई। ये अहमदनगर में जॉब करने लगा और अपनी योग्यता के दम पर ये वहां का प्रधानमंत्री बना, वहां का प्राइम मिनिस्टर बना। मलिक अंबर ने बहुत सारे सुधार किए थे, बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, चाहे वो भू राजस्व सुधार हो, लैंड रेवेन्यू के रिफॉर्म हो या प्रशासनिक सुधार हो। तो मलिक अंबर ने विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ। तो इस विद्रोह को पहली बार शाहजहां ने शांत कराया। उस समय खुर्रम नाम था और इसी विद्रोह की सफलता के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो मलिक अंबर से प्रश्न बन सकता है प्यारे दोस्तों कि मलिक अंबर कौन था। तो याद रखना, ये मूल रूप से एक गुलाम था। कहां से आया था? इथियोपिया से आया था। अहमदनगर की सल्तनत का प्रधानमंत्री था। इसका मूल नाम चापू था। इसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली चलाई थी जिसे बर्गीगिरी कहा जाता था। तो ये प्रश्न पूछा गया है, बर्गीगिरी क्या है, सीधा पूछ लिया गया। तो मलिक अंबर के द्वारा जो गुरिल्ला वॉरफेयर चलाया गया। अब गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है कि इसमें आप सीधे सीधे नहीं लड़ते। जैसे मान लीजिए कि दो लोगों की सेनाएं हैं और वो आपस में एक दूसरे से लड़ जाएं कि ठीक है सर, यहां से एक सेना आ रही है, एक खुला मैदान है, एक खुला मैदान है, यहां से एक सेना आई, यहां से दूसरी सेना आई, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। ये तो सीधा युद्ध है। गुरिल्ला वॉरफेयर में ये होता है कि आप छुप के हमला करते हैं। सेना जा रही है जंगलों में, पीछे से आपने सैनिकों को गायब कर दिया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज इसमें सबसे अधिक माहिर थे। ऐसे ही मलिक अंबर भी इसमें माहिर था और उसने बर्गागिरी नाम का गुरिल्ला वॉरफेयर चलाया था। मलिक अंबर ने जंजीरा नाम का किला बनवाया और खिड़की नाम का शहर बनवाया। इसी खिड़की को औरंगाबाद के नाम से औरंगजेब ने दोबारा स्थापित किया था। जिसे अब हम संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना खिड़की के रूप में मलिक अंबर ने की थी। औरंगजेब ने औरंगाबाद बनाया और हाल ही में नाम बदल करके संभाजी नगर कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा। 1622 में ईरान के शाह अब्बास प्रथम ने कांधार, ये भी एक बहुत बड़ी घटना है, इसको हम इग्नोर मत कीजिएगा, बड़ी घटना है। देखो, अकबर ने कांधार पर अधिकार कर लिया था। अकबर ने कांधार पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में ईरान का राजा शाह अब्बास कंधार पर अटैक करता है और कंधार को ईरान में मिला लेता है। तो यहां से एक सवाल बनता है कि उस मुगल राजा का नाम बताइए जिसके शासनकाल में कंधार पर ईरान का अधिकार हो गया, या जिसके शासनकाल में कंधार छूट गया। तो क्या जवाब होगा कि जहांगीर के शासनकाल में कंधार, जहांगीर ने कंधार को खो दिया और ईरान के शाह अब्बास ने उस पर अधिकार कर लिया। तो यहां से दो तीन सवाल ही बनते हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं बनेंगे। पहला सवाल वही बनेगा कि पहली मुगल मेवाड़ संधि किसके समय पर हुई, फर्स्ट मुगल मेवाड़ ट्रीटी। तो बताएंगे कि 1615 में पहली मुगल मेवाड़ संधि होती है। ये संधि मेवाड़ के राजा अमर सिंह और उनके बेटे कर्ण सिंह, दूसरी तरफ जहांगीर और उनका बेटा शाहजहां, इनके बीच में होती है। शाहजहां को उपाधि कब दी गई? तो 1610 में, जब शाहजहां ने अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर के खिलाफ अभियान किया, तो उसके बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। मलिक अंबर कौन था? ये एक इथियोपिया से आया हुआ गुलाम था जो अहमदनगर में प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचा। बचपन का नाम चापू था। इसने जंजीरा के नाम का किला बनवाया था और खिड़की नाम का एक शहर बसाया जो आगे जाकर के औरंगाबाद बना महाराष्ट्र में, और वर्तमान में इसका नाम संभाजी नगर है। और बर्गीगिरी नाम की एक गुरिल्ला वॉरफेयर को इसने शुरू किया था। इतनी बातें याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं प्रमुख विद्रोह। विद्रोह बहुत हुए, बहुत सारे विद्रोह हुए। ऊपर जो आप फोटो देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, वो गुरु अर्जुन देव की फोटो है। यहीं से
मुगल और सिखों के बीच में रिश्तों की कड़वाहट शुरू हो जाएगी। इससे पहले तक मुगल और सिखों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी, जिस पर अमृतसर शहर बनाया गया। कालांतर में वहीं पर गोल्डन टेम्पल बनाया गया। लेकिन जहांगीर के शासनकाल से संबंध खराब होंगे। कैसे? आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। तो प्रमुख विद्रोहों में सबसे पहला विद्रोह है खुसरो का। अब खुसरो कौन है तो याद रख ले कि खुसरो है वो जहांगीर और मानबाई का बेटा है। खुसरो कौन है? जहांगीर और मानबाई का बेटा है। इसने विद्रोह किया था जहांगीर के खिलाफ। ठीक है, ये जहांगीर के खिलाफ पहला विद्रोह था। इट वॉज अ फर्स्ट रिबिलियन अगेंस्ट जहांगीर। बहरवाल का युद्ध होता है और इस युद्ध में खुसरो हार गया। परिणाम यह हुआ कि खुसरो को अंधा करवा दिया गया और खुसरो की मदद करने के कारण 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई और अब्दुल रहीम खाने खाना, क्योंकि अब्दुल रहीम खाने खाना और साथ ही साथ में 5वें सिख गुरु अर्जुन देव, इन्होंने सहायता की थी खुसरो की, तो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी गई और अब्दुल रहीम खाने खाना को बहुत टॉर्चर किया गया था और खुसरो की आंखें निकलवा ली थी। हालांकि बाद में यह कहा जाता है कि ट्रीटमेंट, मतलब आंखें फुड़वा दी थी, बाद में कहा जाता है ट्रीटमेंट करवाया था। फिर खुसरो और खुर्रम को दक्षिण के अभियान पर साथ में भेजा, वहां पर खुसरो की डेथ हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं खुर्रम ने खुसरो को मार दिया और कुछ कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से वो मर गया, पर हमें उतने में नहीं जाना है। हमें बस इतना याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, तो 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी साथियों? जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि जहांगीर के बेटे खुसरो का साथ दिया था उसके खिलाफ विद्रोह करने। ठीक है, खुसरो के बाद एक विद्रोह खुर्रम भी करता है। खुर्रम, वही खुर्रम जिसे हम शाहजहां के नाम से जानते हैं। तो खुर्रम के विद्रोह को दक्कन का विद्रोह या दक्षिण का विद्रोह कहा जाता है। महावत खान ने बिलोचपुर के युद्ध में खुर्रम को हराया था और खुर्रम की सहायता महाराणा कर्ण सिंह और मलिक अंबर ने इस समय की थी, वही मलिक अंबर जिसको पहले इसने हराया था। और आखिर में खुर्रम ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, इस तरह से खुर्रम का विद्रोह भी खत्म होता है। इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं यहाँ से। ठीक है, बस ये पूछ लेगा ज्यादा होगा कि दक्कन का विद्रोह किसने किया, तो जहांगीर के समय। ये मलिक अंबर का विद्रोह भी था, नहीं बनता है यहाँ से सवाल। एक विद्रोह और है महावत खान का। देखो महावत खान जो है ना साथियों, ये बहुत क्लोज था जहांगीर के। महावत खान जो है वो बहुत क्लोज था जहांगीर के। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई कि जहांगीर पर जब नूर जहां का प्रभाव बढ़ गया, और नूर जहां के पिता का नाम था एतमादुद्दौला और भाई का नाम था आसफ खान, तो नूर जहां और आसफ खान बहुत जलते थे महावत खान से, क्योंकि महावत खान बड़ा लॉयल था जहांगीर के प्रति। और वही महावत खान है जिसने खुर्रम अर्थात शाहजहां के विद्रोह को शांत किया था, तो उसका कद भी बहुत बड़ा था। तो महावत खान के खिलाफ षड्यंत्र किया नूर जहां और आसफ खान ने, नूर जहां और उसका भाई आसफ खान। इस बात से महावत खान बहुत दुखी था और कहा जाता है कि जब ये नूर जहां, आसफ खान और जहांगीर यात्रा पर जा रहे थे, तो इन तीनों को पकड़ा और इन तीनों को लगभग 6 महीने तक जेल में रखा था। 6 महीने तक। ये देखिए एक फोटो है, जहांगीर, महावत खान और नूर जहां को 6 महीने तक लगभग जेल में रखा गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने जहांगीर को 6 महीने तक जेल में रखा था, तो वो व्यक्ति था महावत खान। महावत खान ने बाद में शाहजहां का समर्थन किया और आगे जाकर के ये शाहजहां का सहायक बन गया। ठीक है, क्योंकि अगले ही साल जहांगीर की डेथ हो जाएगी और अगला राजा जो है वो शाहजहां बन जाएगा। इतना अजीब होती है ना पॉलिटिक्स। देखो यही होती है पॉलिटिक्स। याद करो, ये वही महावत खान है जिसने पहले शाहजहां या खुर्रम के विद्रोह को दबाया था और आगे जाकर के यही शाहजहां का सहायक बन जाएगा, यही खुर्रम का बहुत बड़ा जो है वो असिस्टेंट बन जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसने
जहांगीर को 6 महीने तक कैद में रखा था, तो उसका नाम है महावत खान। फिर जहांगीर को छोड़ दिया गया, जहांगीर वापस आता है और बाद में बुरे स्वास्थ्य की वजह से ड्यू टू द बैड हेल्थ उसकी डेथ हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहीं से इतने बेसिक सवाल ही बनेंगे, ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, तो इतनी बातों को याद रखना। चलिए, इसके बाद है नूर जहां का काल, जिसे नूर जहां जुंटा के नाम से जाना जाता है। नूर जहां का काल, जिसे नूर जहां जुंटा के नाम से जाना जाता है। जुंटा का मतलब होता है समूह, जुंटा का मतलब होता है ग्रुप। एक ऐसा समय काल जब जहांगीर पर नूरजहां और उसके परिवार का बहुत प्रभाव रहा, और नूरजहां ना पूरे टाइम षड्यंत्र ही करती रहती है। जो भी व्यक्ति जहांगीर के क्लोज पहुंचता है, जो उसके गुट का नहीं था, उसको हटाने के लिए नूरजहां और उसके परिवार ने बहुत षड्यंत्र किए। इस इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि पहले इस ग्रुप में 4 लोग हुआ करते थे। कौन कौन थे इस ग्रुप में? तो नूरजहां, 5 लोग थे। नूरजहां और नूरजहां के पिता एतमाद उद्दौला। एतमाद उद्दौला का मूल नाम ग्यास बेग था। ग्यास बेग को जहांगीर ने एतमाद उद्दौला की उपाधि दी थी। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि एतमाद उद्दौला का मूल नाम क्या था? ग्यास बेग। ग्यास बेग को उपाधि दी गई थी एतमाद उद्दौला की। माता अस्मत बेग, जिन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि बनाई थी। भाई आसफ खान, और इसी ग्रुप में पहले शामिल था शाहजहां। अब देखो कितने षड्यंत्र करती है नूरजहां, बहुत सारे षड्यंत्र करेगी, बहुत सारी कंस्पिरेसी करेगी। मैं एक दो कंस्पिरेसी के नाम आपको बताता हूं। जैसे अपने पिता ग्यास बेग को एतमाद उद्दौला की उपाधि दिलवा दी, दीवान की बहुत बड़ी पोस्ट पर एतमाद उद्दौला को हायर करवा दिया, भाई को बहुत बड़ी पोस्ट दिलवा दी, मनसब कहा जाता था आसफ खान को, और हमेशा कोशिश की कि जो उसका ग्रुप है वो आगे बढ़ा रहे। अब ये कहानी क्यों आपको सुना रहा हूं वो समझना। पहले शाहजहां अर्थात खुर्रम नूरजहां जुंटा का मेंबर था, मतलब नूरजहां के ग्रुप में था। लेकिन फिर शाहजहां से नूरजहां को प्रॉब्लम होने लगी। क्या प्रॉब्लम होने लगी सर? प्रॉब्लम ये होने लगी कि नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी शहरयार के साथ की। याद रखना, नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी शहरयार के साथ की थी। तो अब वो चाह रही थी कि यार ये जो खुर्रम है ये रास्ते से हट जाए। खुसरो तो हट ही चुका था, खुर्रम को भी हटा दे। परवेज और जहां आरा कोई जहांदार जो है वो कोई मतलब के नहीं थे। तो अब वो चाह रहा था कि यार ये लोग भी हट जाएं। खुर्रम, खुसरो हट ही गया था, खुर्रम को भी हटाना था। और अब उसका पूरा फोकस था कि शहरयार को ही अगला बादशाह बनाया जाए। लेकिन यह हो नहीं पाया। महावत खान और खुर्रम दोनों एक हो गए, और जब शाहजहां अगला बादशाह बना तो उसने पहला काम यही किया। उसने नूरजहां से कहा कि वैसे तो मुझे आपको मार ही डालना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं, तो आप लाहौर चले जाओ। हर साल हम आपको 2 लाख रुपए की पेंशन भेज दिया करेंगे, वहां सही तरीके से जियो और वहीं रहो। तो फिर वो नूरजहां जो है वो लाहौर चली गई। लाहौर में कहा जाता है कि 1645 के आसपास नूरजहां की डेथ हो जाती है, और वहीं पर जहांगीर के मकबरे के पास नूरजहां को भी दफना दिया जाए। 2 बातें याद रखना कि नूरजहां की जो माता थी अस्मत बेग, इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोज ली थी, और उस इत्र को रोगन ए जहांगीर का नाम दिया। और एक और बात याद रखना कि नूरजहां का जो भाई था आसफ खान, अब देखो कितना भयंकर षड्यंत्र बनेगा, समझना पहले बात को। तो नूरजहां के भाई का नाम था आसफ खान, और आसफ खान की बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम। वही अर्जुमंद बानो बेगम जिसे मुमताज के नाम से जाना जाए, वही मुमताज जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। अब कितना भयंकर षड्यंत्र बन रहा है। एक तरफ नूरजहां है जो अपने दामाद मतलब शहरयार लाडली बेग के पति को बादशाह बनाना चाहती है। अब आसफ खान है, आसफ खान कह रहा तो हम पीछे क्यों हटे, फिर मैं भी अपने दामाद को अगला बादशाह बनाना चाहूंगा। तो आसफ खान पूरी कोशिश करेगा कि अब वो शाहजहां को राजा बनवाए अगला।
शाहजहां को अगला राजा होना। तो ये बहुत भयंकर सा षड्यंत्र चलेगा, ठीक है। और नूरजहां जुंटा की हमें बहुत गहरी जानकारी मिलती है बेनी प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ जहांगीर से। तो ये बेसिक बात याद रखना। नूरजहां कहां से आई थी? ईरान से आई थी। पिता का नाम एतमाद उद्दौला, मूल नाम ग्यास बेग था। माता असमत बेग, इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि निकाली थी। भाई का नाम आसफ खान था। इसने अपनी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम की शादी शाहजहां के साथ की थी, ठीक है। और मृत्यु कहाँ हुई नूरजहां की? तो मृत्यु 1645 में लाहौर में मृत्यु हो गई और जहांगीर की कब्र के पास ही नूरजहां को भी दफना दिया। अब थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी लेते हैं नूरजहां। तो नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था और ये कहां से आई थी? ईरान से। तो ये तो याद हो गया आप लोगों को। मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। और कहां से आई थी? ईरान से आई थी। पिता ग्यास बेग, एतमाद उद्दौला, ठीक है। अब एतमाद उद्दौला जहांगीर के द्वारा ग्यास बेग को एतमाद उद्दौला की उपाधि दी गई और 15,000 का मनसब दिया गया। फिर माता असमत बेग, और असमत बेग ने क्या किया था? गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी जिसे रोगन ए जहांगीरी कहा जाता। पहला विवाह किसके साथ हुआ था? अली कुली खान के साथ। याद रखना, हमने अभी बताया था अली कुली खान को जहांगीर ने शेर खान की उपाधि दी थी, या इसी को शेर अफगान भी कहा जाता था। और जब अली कुली खान की डेथ हो गई तब जाकर के जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी की थी। और अली कुली खान, जिसे शेर अफगान कहा जाता है, और मेहरुन्निसा की बेटी का नाम था लाडली बेग। और लाडली बेग की शादी किसके साथ हुई थी? तो सर शहरयार के साथ शादी हुई थी, ठीक है। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ था? जहांगीर। तो जहांगीर के साथ शादी कब हुई? मई 1611 में। जब शादी हुई तो इसे नूर महल और नूर जहां की उपाधि दी गई। चांदी का सिक्का चलाया गया। मुगल काल में राजा की आकृति वाला पहला सिक्का था जिसमें राजा की आकृति बनी हुई थी और इस सिक्के को निसार कहा जाता था। तो ये जानकारी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दे दी गई है। उम्मीद है कि ये आपको याद रहेगा। बहुत आसान भाषा में सब कुछ लिखा हुआ है। ये बहुत फेमस सवाल है कि गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? तो वो जहांगीर की माता असमत बेग ने, ठीक है, याद रखिएगा। शादी कब हुई थी? 1611 में। और शादी के बाद नूर महल और नूर जहां की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम एतमाद उद्दौला के मकबरे के बारे में भी कर लेते हैं। साथियों, ये जो मकबरा आप देख रहे हैं ना, इसी मकबरे का नाम है एतमाद उद्दौला का मकबरा, या इसको ग्यास बेग का मकबरा भी कहते हैं। ग्यास बेग का मकबरा या एतमाद उद्दौला का मकबरा, ठीक है। सर ये कहां पर है? तो ये आगरा में है। ये आगरा में है। किसने बनवाया? नूर जहां ने बनवाया। इंपॉर्टेंट यह है कि ये पहला मकबरा है जो पूरी तरह से जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है। जो पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है। तो यहां गाना भी है, सुनो ना संगमरमर, ठीक है। तो सुनो ना संगमरमर वाला गाना। दूसरा, ये पहली मुगल कालीन इमारत है जिसमें दरवाजों पर, अब यहां आप नहीं देख पा रहे होंगे इसलिए जूम कर दिया यहां, तो इसका जूम है ये, जहां पितरा दुआ शैली का इस्तेमाल किया। पितरा दुरा शैली का प्रयोग किया। पितरा दुरा का मतलब होता था कि मार्बल पर कीमती पत्थरों और रंगों के द्वारा जड़ाई का काम करना, इस तरह की डिजाइन बनाना, इस तरह की जड़ाई का काम, जो ताजमहल में बड़े पैमाने पर प्रयोग की गई। तो ये बातें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में यमुना नदी के किनारे है। नूर जहां बेगम ने बनवाया था। पहली इमारत है जो पूरी तरीके से सफेद संगमरमर से बनी। पहली इमारत है जिसमें पितरा दुरा, जिसे पच्चीकारी या परचिनकारी भी कहा जाता है, इसी के नाम है पच्चीकारी या परचिनकारी भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किया गया। दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, यही पितरा दुआ कहलाता है। मान लो कई बार 2 नंबर में सवाल आ गया कि पितरा द्यूरा को समझाओ, तो समझा दीजिएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बात आप समझा दीजिएगा।
ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम आखिरी टॉपिक पर आ रहे हैं, कुछ मुख्य तथ्यों की बात करेंगे और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ी धार्मिक नीति की बात कर लेते हैं, रिलीजियस पॉलिसी की बात कर लेते हैं। तो धार्मिक नीति में ना कुछ बातें हैं, इसकी धार्मिक नीति बहुत हद तक अकबर से मिलती है। बहुत हद तक इसने अकबर की ही नीति को फॉलो किया था और अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का इसने पालन किया था। धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था, अर्थात रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को फॉलो किया था। और बहुत जगह हमें ये दिखाई भी देता है, अलग अलग जगह, लेकिन कुछ हमें इसके अपवाद भी देखने मिलते हैं, जिसमें हमें इसकी कट्टरता भी दिखाई देती है, हमें इसका ऑर्थोडॉक्स नेचर भी दिखाई देता है। अब वो क्या इंसिडेंट है, इनको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब धार्मिक सहिष्णुता की बात आती है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात आती है, तो उसमें एक चीज आती है कि 1612 में ये रक्षाबंधन के इस त्योहार में शामिल हुआ। गौ हत्या पर इसने प्रतिबंध लगाया था, रविवार और गुरुवार के दिन विशेष तौर पर। जो बंगाल का चैतन्य संप्रदाय था उसको इसने दान भी दिया था। और जेवियर नाम के एक फादर आए थे जिनसे ईसाई धर्म की जानकारी ली थी, और संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। देखो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद करें कि अकबर के समय भी, आप ही को बताना है, एक जैन संत थे जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। तुरंत याद कर लो। उसी तरीके से जहांगीर के समय संस्कृत के कवि थे जगन्नाथ और इन्हें पंडित राज की उपाधि दी गई। तो ये बातें तो धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बता रही हैं, रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बता रही हैं। पर कुछ ऐसी घटनाएं भी थीं जो धार्मिक असहिष्णुता को बताती हैं, रिलीजियस इंटॉलरेंस को बताती हैं। जैसे राजौरी के बहुत सारे हिंदुओं को दंड दिया गया क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे थे। और कहा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में इसने हिंदू मुसलमान के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। कांगड़ा के किलों को जीतने के बाद इसने गाय कटवाकर जश्न मनाया, तो यह धार्मिक असहिष्णुता है। अजमेर के वराह मंदिर की मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया। और जैन संत मान सिंह का विद्रोह किया, और क्योंकि मान सिंह ने, जैन संत थे मान सिंह, वो वाले मान सिंह नहीं है, ये जैन संत मान सिंह है, इन्होंने कहा था कि जहांगीर का शासन 2 सालों में ही खत्म हो जाएगा। इस वजह से इसने आदेश दिया कि सभी जैन गुजरात छोड़ करके चले जाएं। तो ये धार्मिक सहिष्णुता और असहिष्णुता का मिला जुला रूप है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि इसने संस्कृत कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। यही सबसे इंपॉर्टेंट है और यह सवाल पूछा जाता है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद हम जहांगीर और अंग्रेजों की बात कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो गया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आएगी और भारत में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन जहांगीर के शासनकाल में ही होगा। सबसे पहले ये सूरत पहुंचेंगे और परमिशन मांगेंगे कि हमें सूरत में फैक्ट्री खोल लेने दो। जहांगीर शुरुआत में परमिशन नहीं देगा, तो मजबूरी की वजह से इन्हें अपनी पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में खोलनी पड़ेगी, आंध्र प्रदेश। पर सबसे पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी जो भारत आया था वो हेक्टर मुनरो था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अधिकारी जो भारत आया था वो हेक्टर मुनरो था। और उस समय चूंकि भारत पर जहांगीर का शासन था, सॉरी हेक्टर मुनरो रही, कैप्टन हॉकिंस, माफ कीजिएगा गलत हो गया, कैप्टन हॉकिंस गलत हो गया, इसको ठीक कर लेंगे। शुरुआत में भी मैंने बोल दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कैप्टन हॉकिंस सबसे पहले आया था साथियों। और कैप्टन हॉकिंस जो है ये आगरा में जाकर के मिला था और ये हेक्टर नाम के जहाज से भारत आया था। ठीक है, हेक्टर नाम के जहाज से ये भारत आया था। ये सारी बातें हमें आगे पढ़ना है, तो अभी हम इन पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अभी इन बातों पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। फिलहाल बस इतना याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला रिप्रेजेंटेटिव था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था, आगरा में जाकर के मिला था। इसने तुर्की में पूरी बात की थी। यही कारण है कि 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसे इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की गई, तो इंग्लिश खान की जो उपाधि है वो प्रदान की गई थी कैप्टन
हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस के बाद निकोलस डाउटन करके एक अंग्रेज आता है। निकोलस डाउटन के बाद आया टॉमस रो। अब टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस में एक बहुत बड़ा अंतर है। टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखो, कैप्टन हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन के आया था। लेकिन टॉमस रो, जो कि जहांगीर से अजमेर में मुलाकात करता है, अजमेर से आगरा तक आता है, ये इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत बन के भारत आया था। इंग्लैंड में एलिजाबेथ की डेथ हो गई है। एलिजाबेथ की डेथ के बाद अगले वहां के राजा जेम्स प्रथम है, तो जेम्स प्रथम का राजदूत बन के टॉमस रो आया था। अब यहां से सवाल बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रतिनिधि किससे मिला? जहांगीर से। कहां मिला? आगरा में। नाम क्या था? विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस। हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी जहांगीर ने? तो जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, इंग्लिश खान का टाइटल दिया। इसके बाद विलियम फिंच, एडवर्ड टेरी, ये भी आते हैं दरबार में। तो प्रमुख अंग्रेजों की अगर आप सूची बनाएं तो राल्फ फिंच आ चुका है अकबर से मिलने, मिल्डन हाफ आ चुका है अकबर से मिलने, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में मिलने नहीं आए। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। कंपनी के अधिकारी के रूप में सबसे पहले जो मिलने आया वो हॉकिंस था। हेक्टर नाम के जहाज से आया था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। हेक्टर नाम के जहाज से ये आया था। आगरा में मुलाकात हुई थी और ये तुर्की और फारसी जानता था, और जहांगीर से पूरी बात इसने तुर्की में की, और जहांगीर इससे बहुत इंप्रेस था, और जहांगीर चाहता भी था कि इनको परमिशन दे दी जाए। पर उस समय पुर्तगालियों का वर्चस्व बहुत ज्यादा था, पोर्चुगीज का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। तो जब पुर्तगाली बैटल ऑफ स्वाली में हार जाएंगे, पढ़ेंगे आगे, स्वाली के युद्ध में हार जाएंगे, उसके बाद जहांगीर परमिशन दे देगा फैक्ट्री खोलने की। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति किसने दी थी? जहांगीर। ठीक, तो जहांगीर के समय हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला अधिकारी, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पहला दूत था सर टॉमस रो, और टॉमस रो भी आया था मिलने के लिए। अजमेर और आगरा में मुलाकात होती है। याद रखना कि अहमदनगर विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि, 30,000 का मनसब और गुजरात की सूबेदारी दी थी। बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को फरजंद या पुत्र की उपाधि प्रदान की। ठीक है, जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन एज, चित्रकला का स्वर्णकाल या गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमुख चित्रकार और आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट है, आगरा में चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ऐसे चित्र बनाए जाते थे, मिनिएचर आर्ट, लघु चित्र बनाने की परंपरा। तो प्रमुख चित्रकारों में आगा रजा, अबुल हसन। अबुल हसन व्यक्तियों के छोटे छोटे चित्र बनाया करते थे, ये मिनिएचर, और अबुल हसन को नादिर उज जमान की उपाधि प्रदान की थी। नादिर उज जमान बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नादिर उज जमान की उपाधि। अब कमेंट करके बता दीजिएगा कि अकबर ने जड़ी कलम की उपाधि किसको प्रदान की थी। तुरंत बता दीजिए, तुरंत जाकर के अभी वीडियो पॉज करो, पुराने नोट्स को देखो और देखो कि जड़ी कलम की उपाधि किसको दी थी अकबर ने, क्योंकि ऐसे ही रिवीजन होता है। मुझे यह भी पता है कि इसी पॉइंट पर आकर आप कंफ्यूज भी हो गए, तो तुरंत जाके देख लिया करो। तो अबुल हसन को नादिर उज जमान की उपाधि दी। उसी तरीके से उस्ताद मंसूर जो पक्षियों के चित्र बनाते थे, इन्हें नादिर अल हसन की उपाधि दी। ठीक है जी। फिर नाम आता है मोहम्मद नासिर, फारूक बेग और दौलत का। हिंदू में बिसनदास, मनोहर और गोवर्धन, ये प्रसिद्ध चित्रकार हुए। बिसनदास, मनोहर और गोवर्धन, ये बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बहुत फेमस चित्रकार थे साथियों। ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा। यहां पर नादिर उल असर है, ये हसन हो गया है, मैं ठीक कर दे रहा हूं, ये हसन नहीं है,
ये असर है, नादिल उर असर। तो नादिर अल असर की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी थी, जो पक्षी और प्रकृति के चित्र बनाते थे। और नादिर उज जमान की जो उपाधि है वो अबुल हसन को दी थी। कुछ और आखिरी में तथ्य हैं, इनको याद रखिए। जहांगीर एक बात कहता है कि कोई भी चित्र चाहे वो किसी भी व्यक्ति ने बनाया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह चित्र किसने बनाया है। तो ये तुजुक ए जहांगीरी में उसका कथन है, जिससे ये पता चलता है कि वो कितने अच्छे से चित्रकारी को जानता था। भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले जहांगीर के ही काल में शुरू हुई थी। भारत में तंबाकू नहीं होती थी, पुर्तगाली इसको ब्राजील से भारत लेकर के आए थे। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें हैं जहांगीर के बारे में। इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, पर जितनी भी चीज़ें बन सकती थी, सामान्य परिचय, विद्रोह, अभियान, मुख्य तथ्य, नूरजहां, वो सारा हमने कंप्लीट कर दिया है साथियों। तो एक बार अच्छे से आप इस लेक्चर को देखो, बढ़िया तरीके से पीडीएफ पढ़ो और फिर जाकर के क्विज लगा लो, सारा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब 2-3 टॉपिक ही बचे, उनको धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं और फिर हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट करेंगे, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट। तो अपना ख्याल रखिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।